नशे में धुत पायलट की वजह से प्लेन में सवार 88 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। चलिए जानते हैं इतिहास की सबसे भयानक हवाई दुर्घटना। 13 सितंबर 2008 रूस की राजधानी मॉस्को के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात के 8 बजे ये प्लेन मॉस्को से पर्म तक की उड़ान भरने के लिए तैयार है। ये एक बोइंग 737 विमान है जो कि 16 साल पुराना हवाई जहाज है। प्लेन के अंदर 82 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर समेत कुल 88 लोग सवार हैं, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। ये तकरीबन 2 घंटे की एक छोटी सी रूटीन फ्लाइट है, जिसमें पायलट्स को पर्म जाकर वापस मॉस्को लौटना भी है। इस फ्लाइट के कैप्टन हैं रेडियन मिखाइलोविच मुडवियडोव, जिनके पास सिर्फ 3689 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है और इसमें भी बोइंग 737 को इन्होंने सिर्फ 1190 घंटे फ्लाई किया हुआ है। और फर्स्ट ऑफिसर के तौर पे कोकपिट में इनका 43 साल के रस्टम रफाइलोविच अल्बर्डीन मौजूद है, जिनके पास 8713 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। अब वैसे तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस नंबर है, पर दिक्कत की बात ये है कि रस्तम ने बोइंग 737 पर सिर्फ 219 घंटे ही बिताए हैं। और यही चीज आज इन दोनों पायलट्स के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। खासतौर से प्लेन का ऑल्टीट्यूड इंडिकेटर का इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दरअसल बोइंग 737 प्लेन को जब दाईं या बाईं तरफ झुकाया जाता है, तब उसके एल्टीट्यूड इंडिकेटर में प्लेन का सिंबल तो अपनी जगह स्टिल रहता है, पर हॉरिजन मूव करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्लेन के दाईं या बाईं तरफ झुकने पर पायलट्स को कोकपिट विंडो के बाहर का नजारा दिखाई देता है। दूसरी तरफ रशियन प्लेन्स की बात करें तो उसके एल्टीट्यूड इंडिकेटर में हॉरिजॉन तो अपनी जगह स्टिल रहता है, लेकिन उसकी जगह प्लेन का सिंबल मूव करता है। यानी बोइंग 737 का एल्टीट्यूड इंडिकेटर रूसी विमानों के एल्टीट्यूड इंडिकेटर के बिल्कुल उलट है। और फ्लाइट एयर 21 के पायलट अभी तक इसे अडेप्ट नहीं कर पाए हैं। उन्हें अभी भी रशियन प्लेन्स के ऑल्टीट्यूड इंडिकेटर इस्तेमाल करने की आदत है, जो इसे बहुत भारी पड़ने वाली है। इन सब चीजों से अनजान सभी 82 पैसेंजर्स रात के 9 बजे से पहले ही प्लेन में सवार हो चुके हैं और रिफ्यूलिंग करने के बाद अब प्लेन को गेट से पुश बैक किया जाता है। अब पायलट्स टैक्सीवे से होते हॉवे एटीसी से टेक ऑफ करने की इजाजत मांगते हैं और एटीसी से टेक ऑफ क्लियरेंस मिलते ही रात के 9:13 पर फ्लाइट एयर 21 अपने लक्ष्य की तरफ उड़ान भरता है। प्लेन में किसी भी तरह की कोई खराबी या एरर डिटेक्ट नहीं हुआ है। प्लेन आराम से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे प्लेन पर्म इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही थी। पायलट्स प्लेन को लैंड कराने की तैयारी स्टार्ट करी रहे हैं। अब रात के 10:45 बजे हैं और पायलट पहली बार प्लेन को उसके क्रूजिंग एल्टीट्यूड से नीचे मेंडली इवोवे पॉइंट पर लेकर आते हैं। मेंडली वे पॉइंट से होते हुए पायलट्स प्लेन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 21 की तरफ ले जा रहे हैं। इसके लिए ये प्लेन को रनवे 21 के ILS से गुजारते हैं, जो इस रनवे पर लैंड करने की फिक्स्ड इनिशियल अप्रोच है। अब इस पॉइंट पर आकर कैप्टन रेडियन एटीसी से कांटेक्ट करके उन्हें रनवे 21 की तरफ अपनी फाइनल अप्रोच स्टार्ट करने के बारे में बताते हैं। एटीसी के इंस्ट्रक्शन पर बेक कोर्स लेने के लिए पायलट्स पूरे रनवे को पास करके अब प्लेन को दाईं तरफ घुमा रहे हैं। असल में कई बार रनवे के एक सिरे पर तो ILS मौजूद होता है, लेकिन दूसरे सिरे पर नहीं। ऐसे में जब किसी प्लेन को ILS अप्रोच के जरिए उस रनवे के दूसरे सिरे से लैंड करना होता है, तो उसके लिए वो पहले सिरे पर मौजूद ILS सिस्टम के सिग्नल्स का यूज अपोजिट डायरेक्शन में करता है। इसी को बैक कोर्स कहा जाता है। फ्लाइट एयर 21 को भी इसी अप्रोच से लैंड करना है, इसलिए पायलट प्लेन को रनवे के ऊपर से गुजारते हुए दाईं तरफ घुमाकर दूसरे सिरे यानी रनवे 21 की तरफ ला रहे हैं। इसी बीच यहाँ हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, जिसके बारे में दोनों पायलट एक दूसरे को बताते हैं। यहीं पर एटीसी कैप्टन से कांटेक्ट करके उनकी पोजीशन के बारे में पूछते हैं और उन्हें बताता है कि प्लेन अभी फाइनल अप्रोच से 6 किलोमीटर दूर है। इसके कुछ मिनट बाद कैप्टन वापस से एटीसी को कांटेक्ट करके बताते हैं कि उन्होंने लोकलाइजर को इंसेप्ट कर लिया है और इस समय प्लेन की कमांड फर्स्ट ऑफिसर के हाथों में है, जिन्हें बोइंग 737 को उड़ाने का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। फर्स्ट ऑफिसर फ्लैप्स को 30 पर सेट करके कैप्टन को इसके बारे में बताते हैं, लेकिन जवाब में कैप्टन उनकी हेल्प करने के बजाय उन्हें ये बोलते हैं कि प्लेन तुम्हारे हाथ में है, इसे लैंड कराने के लिए तुम्हें जो करना है वो करो। कुछ पलों के बाद कैप्टन एक बार फिर से एटीसी को कांटेक्ट करके बताते हैं कि वो चौथे मार्कर की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही कैप्टन वेदर कंडीशंस के बारे में पूछते हैं। इस पर एटीसी का जवाब आता है कि बारिश में विजिबिलिटी 10 किलोमीटर की है। यहीं पर एटीसी को ये रियलाइज होता है कि फ्लाइट एयर 21 लोकलाइजर से काफी ज्यादा दाईं तरफ फ्लाई कर रही है और इसके लिए वो कैप्टन से प्लेन की दिशा को थोड़ा सा बदलने के लिए कहते हैं। इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कैप्टन प्लेन को थोड़ा सा दाईं ओर मोड़ देते हैं ताकि इसे लोकलाइजर की सीध में लाया जा सके। इसके बाद कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर से पूछते हैं कि लैंडिंग के लिए अभी हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए
और साथ ही उन्हें प्लेन की स्पीड बढ़ाने के लिए भी कहते हैं। यहाँ पर एटीसी को एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस होती है। उसे स्क्रीन पर दिखाई देता है कि फ्लाइट 821 नीचे आने के बजाय उल्टा ऊपर की तरफ जा रही है, यानी प्लेन का एल्टीट्यूड कम होने की बजाय बढ़ रहा है। इसे कंफर्म करने के लिए एटीसी वापस फ्लाइट 821 से कांटेक्ट करता है और कहता है कि क्या आप सच में नीचे आ रहे हैं, क्योंकि मेरा डेटा दिखा रहा है कि आप नीचे आने की जगह क्लाइम कर रहे हैं। अभी आपका एल्टीट्यूड 2000 फीट होना चाहिए, लेकिन ये 3000 फीट है। ये सुनकर दोनों पायलट हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब तक यही लग रहा था कि ऑल्टीट्यूड को कम करते हुए नीचे जा रहे हैं। एटीसी की बात सुनकर फर्स्ट ऑफिसर तुरंत प्लेन की पिच को एडजस्ट करते हैं और फिर कैप्टन एटीसी को जवाब देते हैं कि अब हम नीचे आ रहे हैं। हालांकि अभी भी प्लेन नीचे आने की जगह ऊपर ही जा रहा होता है, जिसका कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों में से किसी को कोई अंदाजा नहीं था। इतना कि प्लेन क्लैम्प करते हुए 4000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है। अब इस ऊंचाई से लैंडिंग करने के लिए ग्लाइड स्लोप को पकड़ना इम्पॉसिबल हो चुका है। इसलिए एटीसी पायलट्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो राइट टर्न लेकर गो राउंड के लिए जाए और लैंडिंग के लिए दोबारा कोशिश करें। कैप्टन इस मैसेज को बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो गो राउंड के लिए नहीं जाते, बल्कि अपनी लैंडिंग अप्रोच इसी तरह जारी रखते हैं। एटीसी अपनी बात को कई बार दोहराता है, फ्लाइट 821 आपकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, आप गो अराउंड के लिए जाइए। मैं फिर से दोहराता हूं और स्ट्रिक्टली कह रहा हूं कि आप अपनी फाइलन अप्रोच को रीस्टार्ट कीजिए। आप फ्लाइट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके बावजूद कैप्टन एटीसी की बात को कोई तवज्जो नहीं देते और बिना ऑटो पायलट और ऑटो थ्रोटल के प्लेन को मैन्युअली कंट्रोल करना जारी रखते हैं। नतीजा प्लेन नीचे आने के बजाय 4200 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इसके बाद ये लेफ्ट विंग की तरफ 360 डिग्री रोल होता है और कोकपिट में बेक अगल का अलार्म बजने लगता है। प्लेन बेकाबू होकर तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। आखिर हम क्या कर रहे हैं? एटीसी बार बार प्लेन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। इधर प्लेन में सिर्फ कोकपिट ही नहीं, बल्कि पीछे पैसेंजर कैबिन में भी हड़कंप मच चुका है। बेकाबू हुए प्लेन के अंदर लोग डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को अब जाकर ये एहसास होता है कि उन्होंने क्या गड़बड़ी कर दी है, पर अब इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए बिल्कुल ही टाइम नहीं है। इससे पहले कि पायलट्स इस सिचुएशन से निकलने के बारे में कुछ सोच सके, ये प्लेन पर्म इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ही एक इलाके में क्रैश होकर तेज धमाके के साथ राख के ढेर में बदल जाता है। ये क्रैश इतना जबरदस्त था कि किसी के बचने के कोई चांस ही नहीं थे। प्लेन में मौजूद सभी 88 लोग मौके पर ही अपनी जान गंवा देते हैं। इस हादसे की खबर दुनिया में फैलती है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सामने आता है कि मौसम के खराब होने से इन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये प्लेन ऊपर जा रहे हैं या नीचे। इसके अलावा फ्लाइट से पहले कैप्टन का रेस्ट न लेना और इस सब के अलावा फोरेंसिक एग्जामिनेशन के दौरान कैप्टन की बॉडी में अल्कोहल भी पाया गया, जिससे पता चलता है कि फ्लाइट के दौरान वो नशे में थे और शायद इसीलिए उनका बिहेवियर इतना ज्यादा अजीब था।